हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शुभम शुक्ला। आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल शुभम जीएस ऑनलाइन क्लासेस में। देखिए, हम लोग चुनाव आयोग वाला जो हिस्सा देख रहे थे उसका आज 3rd नंबर का वीडियो है। इसमें हम लोग ईवीएम के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा सी विजिल ऐप क्या है, भारत में जो चुनाव होते हैं वो किस किस टाइप के होते हैं, फर्स्ट पास्ट द वोट सिस्टम, और एक होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणी मत पद्धति, वो वाला हिस्सा देखेंगे। और चुनाव आयोग में मतलब कि चुनाव की प्रक्रिया में सुधार के लिए कुछ समितियां बनाई गई थी, ठीक है। तो उन समितियों से भी सवाल आ सकते हैं, तो वो वाला हिस्सा हम लोग कवर करेंगे। इसके अलावा मैं ये भी बताऊंगा कि ईवीएम के तरीके से किस तरीके से चुनाव करवाया जाता है ईवीएम में, ठीक है। नोटा का प्रयोग कब से चालू हुआ, पहली बार ईवीएम का प्रयोग कब से चालू हुआ, क्या हुआ है। अभी ईवीएम पे बहुत ज़्यादा विवाद चल रहा है, तो हो सकता है ईवीएम से सवाल आए। तो उसका पहला प्रयोग कहाँ हुआ था, अभी किस टाइप से वोटिंग होता है, ये सब चीज़ों को जानना जरूरी है, ठीक है। तो आज का वीडियो भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के वीडियो से भी सवाल आ सकते हैं अलग अलग पेपर्स में, ठीक है। तो आज की वीडियो को आप ध्यान से देखिए और नोट कीजिए। तो आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये इलेक्शन कमीशन वाला हिस्सा हम लोग देख रहे थे। ईवीएम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ठीक है। मैं जिस चीज़ का फुल फॉर्म बताते जा रहा हूँ वो भी आपको नोट करना है। इसका फुल फॉर्म भी आ सकता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का फुल फॉर्म होता है। ईवीएम में 3 यूनिट जुड़े होते हैं, ठीक है। 3 यूनिट जुड़े होते हैं। उसका नाम होता है एक कंट्रोल यूनिट, एक वीवीपैट और एक बैलेट पेपर, ठीक है। 3 यूनिट जुड़े होते हैं, कंट्रोल यूनिट, वीवीपैट और बैलेट। तो ये बैलेट यूनिट जो होता है, जब हम लोग मतदान देने के लिए जाते हैं तो ये बैलेट यूनिट जो ऐसा लंबा जो मिलता है, जिस पे अपन बटन दबा के वोट देते हैं, है ना, उसमें उम्मीदवार का नाम रहता है और एक एक फोटो रहता है उम्मीदवार का। तो वो सामने में एक बटन रहता है, तो उसको दबा के हम लोग क्या करते हैं, उसके सामने बटन दबाते हैं तो एक बीप का साउंड आता है, लंबा बीप का साउंड 5 सेकंड का, और बीप के साउंड के बाद हम लोग का वोट हो जाता है। तो ये बैलेट पेपर जो रहता है वो हम लोग को एक कवर्ड रहता है ना, ऐसे जब आप वोट देने गए होंगे तो देखे होंगे एक कवर्ड सेक्शन रहता है। वो कवर्ड सेक्शन पे जब हम लोग जाते हैं तो ये हम लोग को मिलता है बैलेट पेपर। इसी पे बटन दबा के, अलग अलग बटन रहता है, इसको बटन दबा के अपन वोट देते हैं। इससे जुड़ा होता है वीवीपैट, ठीक है। इससे जुड़ा होता है क्या, वीवीपैट। तो पहले तो बैलेट के बारे में देखते हैं, उसके बाद में फिर इसको देखेंगे, फिर इसको देखेंगे। तो पहले बैलेट देखिए। बैलेट पेपर में एक बैलेट में 16 उम्मीदवार होते हैं, ठीक है। एक बैलेट पेपर में क्या होते हैं, मतलब एक बैलेट के अंतर्गत, ये आपको लंबा वाला मिलेगा, उसमें 16 उम्मीदवार की संख्या दर्ज होगी। चार है ना, और एक ये सिस्टम जो होता है वो 4 ईवीएम को एक साथ कनेक्ट किया जा सकता है। भाई एक सीट पे चुनाव हो रहा है तो एक ही जगह पे थोड़ी होगा, उसका बूथ तो अलग अलग होगा, बहुत सारा बूथ होता है, ठीक है। तो अलग अलग बूथ होता है, उसमें अलग अलग ईवीएम मशीन्स होते हैं। तो एक साथ जो है एक बूथ पे, है ना, क्योंकि क्या होता है कि एक कंट्रोल यूनिट में केवल 3840 वोट डाल सकते हैं आप। एक बार बटन दबाएंगे तो 3840 वोट एक ईवीएम में आप डाल सकते हैं। एक ईवीएम का कोटा अगर पूरा हो गया, उसका मैक्सिमम कैपेसिटी उसकी खत्म हो गई, तो दूसरा यूनिट आपको लाना पड़ेगा ना ईवीएम का। बहुत सारे ईवीएम होते हैं, एक साथ आप 4 ईवीएम को कनेक्ट कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा, है ना। अब एक बैलेट में आपको कितने उम्मीदवार मिले, 16 उम्मीदवार। तो टोटल 64 से अधिक उम्मीदवार पे एक बैलेट पेपर होता है, ठीक है। 64 से अधिक उम्मीदवार पे एक बैलेट पेपर होता है। तो 16 16 16 16 करके 4 ईवीएम एक साथ कनेक्ट है, तो 16 चौक 64 उम्मीदवार। तो 64 उम्मीदवार पे एक बैलेट पेपर होता है, ठीक है। और ये जो बैलेट होता है ना, इसमें एक तो ईवीएम के एक बैलेट में 16 उम्मीदवारों की संख्या होती है, ठीक। अब देखिए, ये बैलेट पेपर पे आप वोट डालेंगे। तो जब वोट डालेंगे तो इसमें ईवीएम, पहले ये वीवीपैट का प्रयोग नहीं किया जाता था। 2013 से वीवीपैट का उपयोग जो है वो चालू हुआ है। क्यों? क्योंकि इसमें अब चुनाव में विवाद होने लग गया कि आपको ये पहले पता नहीं चलता था कि आप जिसको वोट डाले हैं, सपोज बीजेपी को आप वोट डाल रहे हैं, तो बीजेपी को ही आप जिस उम्मीदवार को वोट डाले हैं उसी उम्मीदवार को वोट गया है कि नहीं, ये पता नहीं चलता था पहले। तो उसमें क्या किया गया, फिर वीवीपैट का प्रयोग करना चालू किया गया। वीवीपैट का भी इमेज आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तो वीवीपैट में क्या होता है कि एक छोटा सा ऐसे बॉक्स रहता है, इतना बड़ा, है ना। उस बॉक्स में ऊपर में एक स्क्रीन लगा होता है। तो आप जिसको वोट डालेंगे उसका जो इमेज है ना, और उसका जो चुनाव चिन्ह है, चुनाव चिन्ह उसके नाम के साथ उस स्क्रीन पे आपको, वीवीपैट के स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा। तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने अमुक उम्मीदवार को वोट डाला है, ठीक है। तो इसमें आपको पता चल जाता है। ये जो आपको वीवीपैट रहता है 7 सेकंड तक आपको यहाँ पे देखिए, ये बॉक्स टाइप का बना हुआ है, यहाँ पे आपको इमेज दिखाएगा। मान लो जाए आपने 2 नंबर के उम्मीदवार को वोट दिया है और 2 नंबर के उम्मीदवार का जो XYZ कुछ भी आपका चुनाव चिन्ह है, तो ये स्क्रीन पे आपको वो चुनाव चिन्ह दिखाएगा, उस उम्मीदवार का नाम दिखाएगा। 7 सेकंड तक ये रहता है।
7 सेकंड तक स्क्रीन पे आपको उसका नाम दिखाएगा और उसके बाद नीचे जब बॉक्स बना होगा उसमें वो जो रहता है वो पर्ची कट के गिर जाएगा। वो पर्ची 7 सेकंड तक आपको दिखाएगा और उसके बाद वो पर्ची जो रहता है वो कट के नीचे गिर जाएगा। अब ये जो नीचे उस पर बॉक्स रहता है उस बॉक्स में वो पर्ची रहेगा, ठीक है, वो पर्ची कट के जो गिरे रहेगा। तो 3840 पर्ची एक बॉक्स में रहेगा, 3840 वोट डल सकता है क्योंकि एक ईवीएम में मैक्सिमम। तो अब अगर कहीं कोई उम्मीदवार ये बोलता है कि हम कोई दिक्कत अगर उम्मीदवार को होता है कि मैं जितना वोट मेरे को मिला है कि नहीं मिला है, ऐसे करके अगर क्रॉस वेरिफिकेशन वो चाहता है चुनाव के बाद, उसको डाउट है कि मुझे इतने इससे ज़्यादा वोट मिला है लेकिन मेरा वोट परसेंटेज कम दिखा रहा है, तो वो क्या करता है, चुनाव आयोग क्या करता है, इसको खोलता है, ये बॉक्स जो वीवीपैट का जो बॉक्स होता है ना उसको खोलता है। अब उसमें तो क्लियर हो जाएगा जिसको जितना वोट मिला है वो तो उतना उस पर्ची में रहेगा ही, है ना। तो पर्ची जो रहता है इसमें पूरा रहता है, उससे क्रॉस वेरिफिकेशन हो जाता है। इसके अलावा क्या करती है गवर्नमेंट, चुनाव आयोग क्या करता है, 5% क्रॉस वेरिफिकेशन पहले से करता है। मतलब हर सीट पे 5-5 ईवीएम का, है ना, मतलब कि 90 विधानसभा सीट है छत्तीसगढ़ में मान लो जाए, तो हर एक विधानसभा सीट के 5-5, एक विधानसभा सीट के लिए बहुत सारे ईवीएम का यूज़ होता है ना, तो 5-5 ईवीएम का, है ना, 5-5 ईवीएम का पहले से जब क्रॉस वेरिफिकेशन करता है, इसको मिला के देखता है। जब काउंटिंग होता है उस दिन, तो काउंटिंग होता है तो उसमें मिला के देखता है कि जो बैलेट मतलब जो ईवीएम में वोट पड़ा है ना, उतना ही इसमें पर्ची गया है कि नहीं गया है करके। तो 5% तो वेरिफिकेशन खुद से चुनाव आयोग ही पहले से करता है, लेकिन सब ईवीएम को क्रॉस चेक नहीं करता है चुनाव आयोग, सब वीवीपैट को खोल के नहीं देखते हैं। ऐसे में तो फिर मतलब ही क्या होगा, बहुत टाइम लग जाएगा। समय को बचाने के लिए, जल्दी काउंटिंग करने के लिए ही तो लाया गया है ना ईवीएम। अब सब ईवीएम में ऐसा मिला के अगर देखते रहे वीवीपैट को मशीन से कितना वोट पड़ा है उसको, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो इसलिए क्या करती है चुनाव आयोग, 5% ईवीएम को, मतलब हर जगह से, हर सीट से 5-5 लगभग ईवीएम को निकाल के देखती है कि ये जो बता रहा है कंट्रोल यूनिट में जितने 3840 वोट में जितने वोट जिसको डले हैं उतना ही पर्ची इसमें गिरा है कि नहीं गिरा है करके 5% वेरिफिकेशन पहले करती है। बाकी फिर उसके बाद अगर उम्मीदवार को अगर कहीं डाउट होता है तो फिर चुनाव आयोग पे संपर्क करके उसको फिर से क्रॉस चेक करवा सकता है। तो ये जो चुनाव आयोग में अगर कहीं किसी के साथ कुछ गलत मत हो, धांधली मत हो, इसलिए इसको लाया गया था। इसका फुल फॉर्म है वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। क्या नाम है फुल फॉर्म? वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल कहते हैं इसको। M3 प्रकार का वीवीपैट मशीन यूज़ किया गया था 2019 के लोकसभा चुनाव में। उसका क्या था, M3 टाइप, M3 वर्जन जो बोलते हैं इसको, M3 वर्जन यूज़ किया गया था। ठीक है, अब ये बैलेट पेपर से ये कनेक्टेड रहता है, यहाँ पे आपका वोट डल गया, अब बैलेट पेपर से ये कनेक्टेड रहता है कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट क्या रहता है ना, मतलब बैलेट से ये तो ये कनेक्टेड रहता है, ये तो कंट्रोल यूनिट कनेक्ट रहता है। तो कंट्रोल यूनिट में एक बटन रहता है इतना बड़ा, यहाँ पे ये बटन जो रहता है, जब आप अंदर जाएंगे वोट देने के लिए, ठीक है, तो वहाँ पे जो चुनाव का अधिकारी रहेगा ये बटन को एक बार प्रेस करेगा तो आपका अब बैलेट यूनिट खुल गया। अब आप एक वोट डाल सकते हैं। मान लो जाए आप एक नंबर के उम्मीदवार को बटन दबा के वोट दे दिया, अब आप एक बार दबा दिए इसको, उसके बाद 5 सेकंड बीप आ गया। अब बीप के बाद आप चाहेंगे कि मैं इसको और 2-4 बार दबा देता हूं, या तीसरे उम्मीदवार को और एक बार वोट दे देता हूं, चौथे उम्मीदवार को वोट देता हूं, नहीं, एक बार दबाएंगे, 5 सेकंड के बीप आने के बाद वो फिर ये खत्म हो जाता है। क्योंकि ये उसके बाद ये जो चुनाव आयोग का अधिकारी बैठे रहेगा, इस बटन को जब कंट्रोल यूनिट के फिर से दबाएगा तभी ये बैलेट पेपर फिर से ऑन होगा। बैलेट यूनिट जो रहता है एक बार ऑन हुआ, आप एक बार दबा दिए, बीप का साउंड आ गया, बंद। एक कंट्रोल यूनिट में बैठा जो अधिकारी रहेगा वो इस कंट्रोल यूनिट के इस बटन को फिर से जब दबाएगा तब ये बैलेट यूनिट फिर से दूसरे मतदाता के लिए ऑन होगा। मतलब आप एक बार में केवल एक ही जन को वोट डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक कंट्रोल यूनिट में बटन रहता है। ये कंट्रोल यूनिट में यहाँ पे स्क्रीन लगा होता है, उसमें पूरा, ठीक है, उसका चुनाव का मतलब आप किसको वोट डाले वो नहीं दिखाता, लेकिन एक स्क्रीन इसमें छोटा सा लगा होता है, ठीक है, वो काउंटिंग को दिखाता है। तो अब ये 3840 वोट इसे कंट्रोल यूनिट में डाल सकते हैं। तो ये होता है पूरा आपके मतदान का प्रोसेस। ठीक है, ये वीवीपैट इससे कनेक्टेड रहते हैं, तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। वीवीपैट भी कंट्रोल यूनिट से कनेक्टेड रहता है, वीवीपैट बैलेट यूनिट से भी कनेक्टेड रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से तीनों एक साथ इंटीग्रेटेड रूप से क्या करते हैं, मतदान की प्रक्रिया को पूर्ण कराते हैं। तो ये पूरा आपका वोटिंग का प्रोसेस हो गया। ठीक है, इसके खोजकर्ता ईवीएम के हनीफा ने 1980 में इस मशीन की खोज की थी। ठीक है, मतलब इस मशीन को डिज़ाइन किया था हनीफा नाम के, है ना, हनीफा ने। इसका प्रथम प्रयोग 1982 में केरल चुनाव में हुआ है। केरल के चुनाव में 1982 में पहली बार ईवीएम का प्रयोग हुआ था। पहली बार विधानसभा, ये उपचुनाव वगैरह में प्रयोग हुआ था केरल के, ठीक है, विधानसभा चुनाव में नहीं प्रयोग हुआ था। पहली बार राजस्थान के चुनाव में लगभग मतलब 4-5 जगहों पर राजस्थान चुनाव में, विधानसभा चुनाव में 1998 में इसका प्रयोग किया गया। विधानसभा चुनाव में 1998 में राजस्थान के,
लोकसभा चुनाव में 2004 से पूरे भारत में इसका प्रयोग किया जाने लगा। इसके बाद जब विधानसभा, भाई इसमें केरल में ट्राई करके देखे 2-4 जगह चुनाव करवा के, तो इसमें सफल प्रयोग हुआ। उसके बाद राजस्थान के विधानसभा चुनाव में इसका प्रयोग करके देखे, ये सक्सेसफुल हो गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि भाई जो सरकार है इसके लिए फंड इरेज करे, फंड दे इसके लिए, और पूरे जगह पर इसको वोटिंग ईवीएम का प्रयोग करके चालू कर दिया गया। तो 2004 के पूरे चुनाव में पूरे भारत में इसका प्रयोग होना चालू हो गया ईवीएम का। तो आपको सिर्फ 2 चीज़ याद रखना है, पहला प्रयोग कब हुआ था 1982 केरल, और पूरे भारत में बोलेगा तो 2004 से पूरे भारत में प्रयोग होना चालू हो गया। अब अगर इंडिविजुअल पूछ देगा तब भले है, नहीं तो फिर आपको 2 चीज़ याद रखना है, खोजकर्ता का नाम याद रखिएगा, ठीक है। एक चीज़ होता है नोटा, 2013 से नोटा का प्रयोग चालू किया गया। अगर आपको जितने उम्मीदवार खड़े हैं उनको अगर वोट नहीं देना है तो फिर चौथा ऑप्शन आपके पास रहता है, एक ऑप्शन के रूप में नोटा। मान लो जाए 3 उम्मीदवार खड़े हुए हैं, तीनों को आपको वोट नहीं देना चाहते तो आप नोटा का वोट दे सकते हैं। लेकिन नोटा का प्रयोग कब से चालू हुआ? 2013 से। नोटा का कोई खास महत्व क्योंकि अब नज़र नहीं आता है, ठीक है। मान लो जाए ABC 3 उम्मीदवार खड़े हैं, इसको 30% वोट मिला, इसको 10% वोट मिला, इसको 10% वोट मिला। चौथा ऑप्शन नोटा है, 3 ही उम्मीदवार खड़े हैं, नोटा को मिल गया 50%, तो हो जाता है क्या? चुनाव रद्द। ये तीनों को मिला के कितना हुआ? 30, 10, 40, 10, 50, मतलब ये उम्मीदवार जीतना था, ए को जीतना था, 30% वोट मिला है तो, लेकिन 50% लोगों को नोटा दिए, मतलब 50% लोग चाहते हैं कि इनमें से कोई उम्मीदवार जीते मत, तो फिर क्या होता है? चुनाव रद्द हो जाता है। तो फिर से चुनाव होता है, तो चुनाव फिर से अगर होगा तो यही 3 ना उम्मीदवार खड़े रहेंगे, और कौन सा उम्मीदवार? ये 3 उम्मीदवार फिर से खड़े होंगे, उसमें अलग से चुनाव होगा उसमें। तो ये नोटा का प्रयोग जो है, आप खुद सोच के देखिए कि इसका कोई खास महत्व नहीं है। फिर से चुनाव होगा तो फिर से वही उम्मीदवार खड़े हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट को ये ऑर्डर ये देना था, नोटा का प्रयोग से एक बार अगर चुनाव रद्द हो गया तो दोबारा जो उम्मीदवार खड़े हुए हैं वो जिंदगी भर चुनाव मत लड़ पाएँ, या फिर दोबारा चुनाव में खड़े ना हो पाएँ। तब नए कैंडिडेट आते, तब लोगों को बताते कि हम लोग नए कैंडिडेट्स को, अब उसमें से फिर लोग चुन पाते। तो इसका प्रयोग तब ठीक रहता, अभी इसका प्रयोग का कोई खास महत्व है नहीं। 2018 अगस्त 2018 में हाई कोर्ट ने राज्यसभा चुनाव के लिए इसको प्रयोग को ख़त्म कर दिया। राज्यसभा चुनाव में इसका प्रयोग अभी होगा भी नहीं, बाकी चुनाव में होता है अभी प्रयोग, ठीक है। तो इसका कुछ खास महत्व नहीं, याद रखिएगा 2013 से नोटा का प्रयोग चालू हुआ था। अब देखते हैं अपन, ठीक है। ये सब चीज़ तो मैं बता दिया हूँ। उम्मीदवार 16 उम्मीदवार एक ईवीएम में रहते हैं, एक साथ 4 ईवीएम को कनेक्ट किया जा सकता है, एक बैलेट पेपर पर 16 रहते हैं, एक बैलेट यूनिट में 16 उम्मीदवार, टोटल 4 ईवीएम कनेक्ट होता है, तो 16 चौक 64 बैलेट, 64 उम्मीदवार पे एक बैलेट होता है। तो चुनाव सुधार से संबंधित समितियां, ये समितियां समय समय पर बनाई गई थी, जिन्होंने चुनाव के प्रोसेस में सुधार के लिए अनुशंसाएं की थी, उसको भी अपन देख लेते हैं, ठीक है। तारकुंडे समिति 1989 में बनाई गई थी, जिसने 21 वर्ष का आयु था, पहले 18 वर्ष आयु निश्चित किया। मिनिमम आप वोट देने के लिए 18 वर्ष आयु निर्धारित कर दी थी। पहले 21 साल था, 21 साल के होने के बाद ही आप वोट दे सकते थे, बाद में उसको 18 साल कर दिया गया। तो अभी आप क्या कर सकते हैं? 18 साल होकर क्या कर सकते हैं? 18 साल की उम्र के हो गए तो आप वोट दे सकते हैं। 61वां संविधान संशोधन 1988 में 61वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा चुनाव मतलब कि वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन था, इससे कई बार क्वेश्चन पूछ चुके हैं, इसको याद रखिएगा। तारकुंडे समिति ने सिफारिश की थी, और 61वें संविधान संशोधन 1989 से ही ये अप्लाई हुआ था। 88 में संविधान संशोधन आया था, 1989 से ये अप्लाई हुआ था। तो ये इसी समिति की सिफारिश पर 21 वर्ष से घटाकर क्या कर दिया गया था? 18 वर्ष कर दिया गया था, ठीक है। 1989 से चालू हुआ ये। दूसरा, दिनेश गोस्वामी समिति 1989 में गठित हुई थी। इन्होंने ईवीएम के प्रयोग की सिफारिश की थी, ईवीएम का प्रयोग चुनाव में किया जाना चाहिए करके 1989 में। के संथानन समिति तीसरा 1992 में न्यूनतम शिक्षण सीमा, भाई जो उम्मीदवार खड़े हुए, कैंडिडेट खड़े हुए, उनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन इन्होंने सिफारिश की थी कि इतनी होनी चाहिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन की सिफारिश इन्होंने की थी कि भाई एक इतना पढ़ा लिखा वो होना चाहिए करके इन्होंने सिफारिश की थी, ठीक है। तो ये संबंधित समितियों कुछ याद रखिएगा, ठीक है, इसको पूछ सकता है, ठीक है। तो इतना हो गया। अब देखते हैं सी विजिल। सी विजिल एक एप्लीकेशन है जो चुनाव आयोग के द्वारा जारी बनाया गया है, ठीक है, चुनाव आयोग के द्वारा। सी विजिल का अर्थ होता है जागरूक नागरिक।
सी विजिल का ऐप क्या होता है, सी विजिल का मतलब क्या होता है, जागरूक नागरिक। ये एक तरीके का एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन के माध्यम से चुनाव जब हो रहा है तो ये एप्लीकेशन चालू रहता है, आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करके रख सकते हैं। और चुनाव में कोई गलत हो रहा है, कुछ धांधली हो रही, कुछ गलत हो रहा है, ठीक है, अगर कहीं आचार संहिता का कोई उल्लंघन कर रहा है, ठीक है, कोई नियमों का उल्लंघन कर रहा है, तो आप क्लिप बना के, छोटा सा क्लिप बना के इस ऐप पे अपलोड कर सकते हैं। तो चुनाव आयोग में जो अधिकारी बैठे रहेंगे उसके पास वो वीडियो डायरेक्ट चला जाएगा, या फोटो खींच के भी आप इस एप्लीकेशन पे डाल सकते हैं। तो वो अधिकारी डायरेक्ट उस पर एक्शन लेंगे और वहाँ पर क्या करते हैं कि जो गलत हो रहा है, अपराध हो रहे हैं, उसको कम कराने के लिए और आचार संहिता को प्रॉपर रूप से लागू कराने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सी विजिल ऐप, इसका अर्थ होता है जागरूक नागरिक, एक तरीके का एप्लीकेशन होता है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ये पूछ सकता है। पोस्टल बैलेट सुविधा, ये एक तरीके का सुविधा होती है, पोस्टल बैलेट सुविधा। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, 80 साल के ऊपर का कोई वृद्ध व्यक्ति है, जिसको जो शारीरिक रूप से अपंग है, या दिव्यांग लोग हैं, जो लोग अगर कहीं वोट देने के लिए जा नहीं सकते, असमर्थ हैं, तो ऐसे लोगों को मतदान प्राप्त करने के लिए, ऐसे लोग भी वोट दे पाएँ, इसलिए क्या किया गया है, पोस्टल बैलेट सुविधा को बनाया गया है। इसके माध्यम से बैलेट पेपर मतलब आप बोला जाए कि आप पोस्ट के माध्यम से भी, पोस्ट कार्ड के माध्यम से आप अपना मतदान दे सकते हैं। पोस्ट कार्ड के माध्यम से मतलब पोस्ट कर सकते हैं उसको अपने वोटिंग पोस्ट कार्ड में आप बता दीजिए कि किसको वोट देना है, उस पर लिख के आप पोस्ट कर सकते हैं, उसके माध्यम से भी आपका वोटिंग हो जाएगा। तो ये पोस्टल बैलेट सुविधा वही होती है, पोस्ट कार्ड के माध्यम से ऐसे लोगों को मतदान सुनिश्चित करना जो लोग मतदान देने में असमर्थ हैं, समर्थ नहीं हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और देखिए कि भारत में 2 प्रकार की निर्वाचन प्रणाली होती है। एक है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम से चुनाव होता है, और एक अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणी मत पद्धति से चुनाव होता है। ये फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम क्या है, जो डायरेक्ट निर्वाचन होता है, जैसे कि लोकसभा चुनाव है, डायरेक्ट सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को आप वोट देने जाते हैं। विधानसभा चुनाव है, विधायकों को आप डायरेक्ट वोट देने जाते हैं, प्रत्यक्ष मतदान होता है। तो इन लोगों का जो मतदान होता है वो उस जो सिस्टम से होता है उसको कहते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। क्या कहते हैं, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। अब दूसरा होता है अनुपातिक प्रतिनिधि, इससे किसका चुनाव, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद और एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधायक, प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है जिनका, वो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम से होता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणी मत पद्धति, मैंने पूरा समझाया था इसको, ये आप लोग चाहें तो राष्ट्रपति वाले फर्स्ट नंबर के वीडियो में जाके देख सकते हैं। इससे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, विधान परिषद और राज्यसभा सदस्य, जिसका अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, पब्लिक डायरेक्ट जाके वोट नहीं देती है, जो आप चुने हुए सांसद और विधायक इसमें वोट देते हैं, तो उन लोगों का जो अप्रत्यक्ष मतदान होता है वो होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणी मत पद्धति द्वारा। किसका किसका मतदान होता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, विधान परिषद, राज्यसभा। कभी कभी इसको पूछ देता है कि निम्न में से किसका मतदान अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणी मत पद्धति द्वारा नहीं होता है। अब 4 ऑप्शन दे देगा आपको, इसमें से आपको चुनना पड़ेगा। तो इसको आप याद रखिएगा, किसका किसका मतदान इसके तरीके से होता है और किसका किसका फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम से होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पोस्टल, ये आपका निर्वाचन प्रणाली 2 तरीके से ही होता है। इसके अलावा एक लिस्ट सिस्टम भी होता है, इजराइल वगैरह में चुनाव लिस्ट सिस्टम से होता है, वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, वो इजराइल में होता है, ठीक है। हमारे यहाँ भारत में खाली 2 पद्धति से चुनाव होता है। तो ये है आपका पूरा इलेक्शन कमीशन। आज की वीडियो में इलेक्शन कमीशन समाप्त हो गया, ठीक है। तो इतना 3 वीडियो में हम लोगों ने जो कवर किया ये मोर देन सफिशिएंट है, इतने से ज़्यादा से बाहर से सवाल नहीं जाएगा, ठीक है। तो आप इतने को अच्छे से नोट कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। तो आज हम लोग का इलेक्शन कमीशन कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो इससे आगे का हिस्सा देखेंगे। तो आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।